बंधुओं नमस्कार। आज आप सबके समक्ष मैं इस विषय की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि मज़दूरों का जो पलायन हो रहा है, मज़दूरों के पलायन में किसकी भूमिका है, ये तो मैंने कल आपसे स्पष्ट किया, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा आने वाले समय में, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा जहाँ से वे गए हैं और जहाँ लौट रहे हैं, और जहाँ गए थे जहाँ से लौट रहे हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम बात करते हैं कि श्रमिकों का पलायन और शहरीकरण का भविष्य, तो यह हमको भारत में शहरीकरण की पृष्ठभूमि की तरफ सोचने पर विवश करता है। भारत में शहरीकरण की कोई ऐसी संकल्पना, अवधारणा और व्यवहार कभी नहीं रहा। भारत में यह भाव कभी नहीं रहा कि जो नगर में रहता है वह नागरिक कहलाता है, वह संभ्रांत व्यक्ति कहलाता है, वह श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। भारत में नगरीय सभ्यता हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल में जब थी, तब भी वहाँ इस तरह का भाव और वातावरण, विचार हम सब के मन में नहीं था कि वहाँ संभ्रांत लोग ही रहते हैं। अगर यह भाव और विचार था भी, तो वह और भाव और विचार किसी को हेय दृष्टि से देखने के कारण नहीं था। यह भाव और विचार नहीं था कि जो गांव में रहते हैं वे लोग गंवार होते हैं और उनके पास पढ़ने लिखने, चीज़ों को समझने जानने की कोई योग्यता, क्षमता नहीं होती। अंग्रेज जब भारत में आए तो इस तरह के विभाजन को, इस तरह के बहुत सारे विभाजनों को उन्होंने प्रश्रय दिया, अवसर लोगों को प्रदान किया, वातावरण ऐसा बनाया कि लोग विभाजित हों और खंड खंड में चीज़ों को सोचने के लिए बाध्य हों। उन सबों ने ये सोचना शुरू किया जो शहर में रहेगा वो संभ्रांत होगा, योग्य होगा, विशिष्ट होगा, श्रेष्ठ होगा, धनवान होगा, उसके पास साधन सुविधा व्यवस्था सारी होगी, और जो गांव में होगा वह उसकी चाकरी करेगा, खेती भी करेगा और चाकरी भी करेगा। गांव में जो बहुत संपन्न होगा वह भी उनके पीछे पिछलग्गू बन के आएगा। संक्षेप में इस बात को अगर हम ध्यान में रखें तो आज का जो परिदृश्य है, यह तो तय है कि जो दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों से लौट के लोग गांव में आ रहे हैं, और यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार ने लौटकर आने वाले, मैं मजदूर शब्द के बजाय श्रमिक शब्द कहना पसंद करूंगा, जो श्रमिक लौट के आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकांश को स्वीकार कर लिया है, उनके स्थानों को पहुंचा दिया है, उनकी चिंता कर रही है, देखभाल कर रही है। अगर उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव आ रहा है तो उसके भी विषय में विचार विमर्श कर रही है। लेकिन बिहार और झारखंड की जहां तक स्थिति है, उड़ीसा के कुछ हिस्सों की जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, वो बहुत संतोषजनक नहीं है। वहां जो बाहर से लोग इस तरह के श्रमिक वर्ग आ रहे हैं, वे श्रमिक वर्ग न तो ठीक से उनको स्वीकार कर रहे हैं, न तो उनको सुविधाएं प्रदान कर पा रहे हैं, और न तो उनको चिकित्सकीय वातावरण दे रहे हैं। शुरू से जो कहा जा रहा है कि गाँव में यदि हम इसको फैलने से नहीं रोक पाए तो संकट बढ़ेगा, इन राज्यों में यह संकट बढ़ने की स्थिति बन रही है आने वाले समय में। और स्वतः से अगर हम उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो आने वाला दिन निश्चित रूप से सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए पीड़ादायी होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम शहर की संरचना के विषय में विचार करें, हम लोग, बहुत सारे लोग शहरों में, गांव में भी रहते हैं, गांव भी समझते हैं, शहर भी समझते हैं। बहुत सारे लोग छोटे शहरों में रहते हैं, कुछ बड़े महानगरों में रहते हैं, कुछ बृहद महानगरों में मुंबई और दिल्ली जैसे रहते हैं। अगर शहर की संरचना पर विचार करें वो,
तो उनकी कई चीजें ऐसी हैं जो इन्हीं श्रमिक वर्ग पर निर्भर करती हैं। उनका पूरा का पूरा जीवन इन्हीं पर निर्भर करता है। जो श्रमिक वर्ग वहां कार्य कर रहे होते हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, जो प्रेसिडेंसीज थे, कलकत्ता थे, वहां के विशिष्ट लोगों के पूरे जीवन रहन सहन, आचार विचार, खान पान, व्यवहार, उनकी गाड़ियों के ड्राइवर से लेकर, गाड़ियों को पोंछने से लेकर, कुक भोजन बनाने वालों से लेकर, साफ सफाई करने वालों से लेकर, सब्जी की दुकान लगाने वालों से लेकर, डेली वेजर्स जो काम करने वाले हैं, उसमें से 80 से 90% लोग इन्हीं क्षेत्रों से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों से गए हुए लोग हैं। उनके ऊपर उनकी बहुत निर्भरता है। वहां की राज्य सरकारों ने आज विचार नहीं किया। दो चीजें ध्यान में रखना चाहिए। राज्य सरकारों ने भगाया और ये श्रमिक स्वयं भागे भी, और भागने के पीछे इनके दो कारण थे। एक तो हमारा आने वाले समय में क्या होगा इस असुरक्षा बोध में, और दूसरा कि हम अपने मूल स्थान पर पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, लोग हमारे लिए काम करेंगे। ये वे लोग हैं जो तब नहीं सोच रहे थे कि हम अपने माँ बाप, घर गृहस्थी, परिवार, भाई बंधु, आस पड़ोस, उसको छोड़ के जा रहे हैं, परिवार को लेकर जा रहे हैं। और परिवार को लेकर जाने के बाद जिन महानगरों में हम गए, वहाँ हम 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15-15, जो भी ये श्रमिक आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसके 3-4 पक्ष हैं। उनके पास 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार के पत्नी के पास, बच्चे के पास, अपने पास स्वयं मोबाइल है, वो पैदल चल रहे हैं। गांव में वो साल भर, 2 साल, 6 महीने से बाहर हैं, लेकिन घर पर माँ बाप के पास, अपने परिवार के पास, अपने भाइयों के पास, जो यहाँ काम करते हैं, खेती किसानी, अन्य मजदूरी का काम, श्रम का कार्य करते हैं, उनके पास एक पैसा भेजा नहीं। यदि आपके पास आने वाले समय में दिल्ली बंबई में बैठकर खाने के लिए 2-3 महीने की व्यवस्था नहीं है, आपने घर पर भी कोई इंतजाम नहीं दिया, आपके पास मोबाइल से लेके अन्य सारे उपकरण, टेलीविज़न, मोबाइल, अन्य सारे जो उपकरण हैं, जो महिलाओं को, पुरुषों को महानगरों में रहने के कारण बहुत आकर्षित करते हैं, ये सारी साधन 50% तो ऐसे श्रमिक जो पैदल लौट रहे हैं, उनके पास ये सुविधाएं हैं ही अनिवार्य रूप से। 50 से 60% के पास, वे वहां से आप लौट रहे हैं। आप क्यों गए फिर, अगर ऐसी परिस्थिति थी आपके पास? तो आपने अगर 2-3 महीने की अपनी व्यवस्था नहीं रखी, घर पर भी कोई सहयोग नहीं किया, आप परिवार को वहां लेकर क्यों गए? क्यों नौकरी करने गए? आप जानते हैं कि वहां महीने प्रतिदिन अगर 1,500 रुपया कमाते हैं, तो आप गांव पर रह के 500 भी कमाएंगे तो आपका उसके बराबर का योगदान वो करेगा। आपका परिवार में अपने लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, समाज के लिए आपका योगदान उतने के बराबर होगा। आपको लगता है कि हम वहां 50,000 रुपया, 25,000 रुपया, 10,000 रुपया, वहां का 10,000, यहां का आपके 4,000 रुपये के महीने की आमदनी के बराबर है। इसलिए इस बात, यह एक दूसरा पक्ष है। हम सबकी, या जो भी थोड़ा विचारवान है, संवेदनशील, उस सबकी सहानुभूति लौटने वाले इन श्रमिक वर्ग के लोगों के साथ है। इनका हर प्रकार से सहयोग होना चाहिए, जितना अधिकतम सरकार सहयोग कर सके। और जो सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर आके टिप्पणी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लोगों को दोष दे रहे हैं, उस दोष देने के बजाय बिना फोटो खिंचाए अगर ये लोग कुछ सहयोग कर पाएं, नहीं कुछ तो 10 बोतल पानी ही आप दे दीजिए, कुछ लोगों को खिला दीजिए, कुछ लोगों को किराया दे दीजिए कि कहीं बैठा के अपने मोटरसाइकिल से, कार से कहीं पहुंचा सकिए तो पहुंचा दीजिए। जो भी कर दीजिए, बूथ बूथ से घड़ा भरता है उनका सहयोग करिए। इस समय यह विचार करने का नहीं है कि इसके पीछे का कारण क्या है। हम किसी सरकार को, किसी व्यवस्था को, किसी व्यक्ति को दोष देने से काम नहीं चलने वाला है। अब यह विषय यह है कि जो छोड़ के लोग आ रहे हैं दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में, ये वे लोग हैं जो छोड़ के आ जाएंगे, स्थिति सामान्य हो जाएगी तो फिर दिल्ली बंबई के लोग या बड़े महानगरों के लोग क्या करेंगे? उनकी जीवन शैली का क्या होगा?
वहाँ जो कंस्ट्रक्शन से लेके, सड़क निर्माण से लेके, भवनों के निर्माण तक, मल्टी स्टोरेज के निर्माण से लेके, दैनिक कार्य करने वालों से लेके, घरों में काम करने वाले मजदूर वर्ग, जो श्रमिक वर्ग हैं, उनका क्या होगा? घरों में बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करने वाले लोग जो हैं, उनका क्या होगा? ड्राइवरी करने वाले लोग, साफ सफाई करने वाले लोगों का क्या होगा? वे लोग जो ये आ रहे हैं, इनका संकट एक दूसरा पक्ष है। जो अपने आप को तथाकथित संभ्रांत, संपन्न, मजबूत और अच्छा कह रहे हैं, इन महानगरों के वे लोग कोरोना जैसे संकट के सामान्य हो जाने के बाद अथवा इस संकट के लोगों के द्वारा अभ्यस्त हो जाने के बाद जो परिस्थिति आएगी, उसका वे सामना कैसे करेंगे? मुंबई के लोग, स्थानीय लोग, महाराष्ट्र के लोग, उद्धव ठाकरे जी की सरकार चाहती है कि बाहरी लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग चले जाएं यहां से। दिल्ली की सरकार चाह रही है कि यहां से लोग चले जाएं। तो फिर उस समय उनके सामने कौन सी परिस्थिति आएगी? यह बात तय है कि जो वापस आ रहे हैं, यह तो एकदम तय समझिए, उसमें से 1/3 लोग भयग्रस्त, आक्रांत होकर और बहुत ज्यादा संवेदनशील होने के कारण 1/3 लोग जाएंगे नहीं पुनः वापस। 1/3 लोग हमेशा दुविधा में रहेंगे, जाएं तो जाएं कैसे? जाएंगे तो 2-4 महीना रह के लौट आएंगे, जाएंगे भी तो अकेले जाएंगे, परिवार सहित नहीं जाएंगे, परिवार को यहां छोड़ेंगे, इसलिए यहां भी उनका इमोशनल अटैचमेंट बना रहेगा। 1/3 ऐसे लोग जिनको दिखावटी प्रतिष्ठा प्यारी है कि यह यहां अपने स्थानीय स्तर पर नहीं दिखा सकते कि हम ड्राइवरी करते हैं, लेकिन मुंबई में जाके ड्राइवरी करेंगे। मुंबई में जाके नगर निगम में डेली वेजेस मजदूर बनकर सफाई का काम करेंगे, लेकिन यहां सफाई का काम कर देंगे तो उनकी इज्जत चली जाएगी। यह फीलिंग जिनके अंदर है, यहां कोई हम राजगीर मिस्त्री का, बढ़ईगिरी का, अन्य छोटा मोटा कार्य कर लेंगे, उद्योग लगा लेंगे, कोई छोटा मोटा व्यवसाय रोजगार कर लेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। यह जो व्यामोह है, यह मानसिक जो खुरपेच है, इसमें फंसे हुए 1/3 लोग जरूर जाएंगे पुनः। स्थिति सामान्य होने के बाद, और सामान्य नहीं हुआ तो उसके अभ्यस्त होने के बाद। फिर भी 60% के आसपास, 55 से 60% के आसपास जो मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग की कमी होगी इन महानगरों में, उन महानगरों की व्यवस्था पूरी तरह चरमराएगी। और वो किस तरह से चरमराएगी कि वहां साफ सफाई की व्यवस्था, व्यापक पैमाने पर अराजकता फैलेगी, स्कूल कॉलेजों में अव्यवस्था और अराजकता फैलेगी, अनेक प्रकार की ऐसे छोटे मोटे कार्य, उद्योग धंधों, कल कारखानों में काम करने वाले लोगों की सारी गतिविधियां प्रभावित होंगी। और जब ये गतिविधियां प्रभावित होंगी तो आर्थिक गति और प्रगति भी महानगरों पर, कहा जाता है कि भारत की औद्योगिक आर्थिक राजधानी मुंबई है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर है। आर्थिक गतिविधियां व्यापक पैमाने पर नकारात्मक रूप में प्रभावित होंगी। श्रम का महत्व और मूल्य वे जानते थे, उन्होंने पहचाना। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर जब आधिपत्य किया, 1859 में औद्योगिक क्रांति अपने यहां ले आए, भारत के श्रम और भारत के कच्चा माल के आधार पर उनके यहां औद्योगिक क्रांति आई। वे श्रम का मूल्य और महत्व समझते थे। आज जो अदूरदर्शी लोग हैं इन महानगरों में रहने वाले, उनकी अदूरदर्शिता के कारण ऐसा तो है नहीं कि प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक सारे क्रियाकलाप तो बंद होने नहीं जा रहे हैं ना तत्काल। चाहे कोविड-19, चाहे कितना बड़ी आपदा विपदा आ जाए, कच्छ का भूकंप, लातूर, उस्मानाबाद का भूकंप इस बात का साक्षी है कि पूरे शहर, पूरे महानगर पूरा का पूरा नष्ट हो गया, फिर से स्थापित हुआ। प्रधानमंत्री जी 3-4 रोज पहले बता रहे थे कि वो मुख्यमंत्री थे, उस समय कच्छ का भूकंप आया था और पूरा का शहर मलबे में तब्दील, लाशों का मलबा खड़ा था। फिर भी उससे लोग उबरकर आज सामान्य जीवन वहां जी रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि 2-4-6 महीने बाद स्थिति सामान्य नहीं हो, गतिविधियां सामान्य रूप से चलेंगी, उद्योग धंधे कल कारखाने लगेंगे, श्रम की आवश्यकता होगी, वो आएगा कहां से? ये तो तय है कि अगर दिखावटी इज्जत प्रतिष्ठा को त्याग दें, समाज में और परिवार में टूटन की स्थिति न हो, आपसी सौमनस्य और प्रेम और सौहार्द हो, तो जो श्रमिक वापस लौट के आ रहे हैं उनके अपने स्थानों पर या अपने स्थान से 25-50-100 किलोमीटर की दूरी में, परिधि में उनको काम पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और काम के उनके पास अवसर होंगे और काम कराने वाले लोग हैं। यह बात तो तय है। ऐसा नहीं है कि वो भूखों मर जाएंगे, उनके सामने कोई संकट आ जाएगा। लेकिन इन महानगरों का क्या होगा? मुंबई का क्या होगा? दिल्ली का क्या होगा? कलकत्ता का क्या होगा? पूना का क्या होगा? बेंगलोर का क्या होगा? हैदराबाद का क्या होगा? चेन्नई का क्या होगा? और इन शहरों पर निर्भर भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक स्थान मुंबई पूना कॉरिडोर है। दूसरा स्थान मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर है। तीसरा स्थान दिल्ली और हरियाणा कॉरिडोर है। चौथा स्थान हुबली, दामोदर और कलकत्ता का कॉरिडोर है। इन स्थानों का, इन औद्योगिक क्रियाकलापों का, आर्थिक गतिविधियों का, माइनिंग्स का, जो खनिज संसाधन निकाले जाते हैं, ऊर्जा, खनिज, अन्य सारे संसाधन, उनका क्या होगा? कृषि कार्य तो हर जगह जैसे चलता है वैसे भी चलता रहेगा, लेकिन व्यापक पैमाने पर जो कृषि कार्य फार्म हाउसों पर कराए जाते हैं, करते हैं। महाराष्ट्र में लोग गन्ने की खेती, अन्य प्रकार की खेती, पूरब में आपके कपास की खेती, इन सारे क्षेत्रों में जो इधर के गए हुए श्रमिक लोग कार्य करते हैं, वो व्यापक पैमाने पर कैसे काम कर पाएंगे? महाराष्ट्र में 2 ऐसे बड़े परिवार हैं, शरद पवार जी और नितिन गडकरी जी। इन लोगों के से बातचीत करके आप देखिए, मेरा मिलना हुआ है कि इनके पास कई चीनी मिलें हैं, वहाँ काम करने वाले लोग हैं। वो काम करने वाले लोग चाहे कुशल श्रमिक हों, अकुशल श्रमिक हों, इन्हीं क्षेत्रों से गए हुए लोग हैं। आज वो कारखाने बंद हैं, वहाँ की गतिविधियाँ ठप हैं, ये श्रमिक चले आए, ये श्रमिक जाएंगे नहीं, फिर वो कार्य कैसे होगा? औद्योगिक क्रियाकलाप कैसे होगा? अगर जवाहरलाल जी कहते थे कि अगर देश की तीव्र प्रगति और विकास करना है तो हमको औद्योगिक गतिविधियों पर निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी, उस दिशा में चलना पड़ेगा। उनकी अर्थव्यवस्था जवाहरलाल जी जो सोचते थे उस समय कैसे चलेगी? प्रधानमंत्री जी 3 दिन पहले जो कह गए, कितनी अद्भुत और विराट बात कह गए। इसके बीच समन्वय का कितना सुंदर, जो सर्वश्रेष्ठ उनके 34 मिनट के उद्बोधन का सर्वश्रेष्ठ वाक्य है, उसको ध्यान दीजिए आप कि अब दुनिया अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण की तरफ बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की तरफ जाएगी। प्राथमिक क्रियाकलापों का भविष्य उज्जवल होगा, आगे बढ़ेगा। प्राथमिक क्रियाकलाप अर्थात कृषि, पशुपालन, खनन आदि की गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि द्वितीय क्रियाकलाप अर्थात उद्योग धंधों का क्रियाकलाप बंद होगा। अगर बंद होगा तो उससे भी निपटने के लिए बहुत सुंदर फार्मूला अपनाया गया है कि कुटीर उद्योग, गृह निर्माण उद्योग, मझोले किस्म के उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए और दिया जाएगा। अभी आर्थिक पैकेज में उसकी चर्चा है। जवाहरलाल जी कहते थे कि अगर भारत को तीव्र विकास करना है तो हमको विनिर्माण उद्योग यानी व्यापक पैमाने के उद्योग, बड़े कारखाने, कल कारखाने बड़ी तेजी से लगाना पड़ेगा और उनकी दिशा में चलना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की विदेश नीति, भारत की समुच्चयिक प्रगति के बीच अवरोध का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो देश के आजाद होने के बाद 3 प्रकार की चीजें लागू करना। एक तो गुट निरपेक्षता की नीति का लागू करना। निरपेक्षता जैसे विषय और तत्व कुछ होता नहीं है। हमेशा तटस्थ व्यक्ति नकारात्मक होता है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन और योगदान नहीं होता। हमेशा व्यक्ति को निष्पक्ष होना चाहिए, अच्छे के साथ खड़ा होना चाहिए, श्रेष्ठ के साथ खड़ा होना चाहिए।
तुलनात्मक रूप से गुणवत्ता युक्त चीज के साथ खड़ा होना चाहिए। वह आपका जो गुणवत्ता के साथ, श्रेष्ठता के साथ, अच्छाई के साथ, धर्म के साथ खड़े होने की जो ललक होती है, वही व्यक्ति को निष्पक्ष बनाती है। निष्पक्ष होना सबसे बड़ा पक्षकार होना, श्रेष्ठता के साथ पक्ष धारण करना सबसे बड़ी निष्पक्षता होती है। अच्छाई के साथ पक्ष धारण करना सबसे बड़ी निष्पक्षता है। धर्म के साथ खड़ा होना सबसे बड़ी निष्पक्षता है। गुट निरपेक्षता यानी हम किसी भी गुट के साथ नहीं रहेंगे। सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया शीत युद्ध के कारण दो ध्रुवों में विभक्त थी। हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि वो दिखावा समाजवाद का जो करते थे वो वास्तव में पूंजीवाद के पोषक थे। उनके आचार विचार, रहन सहन, व्यवहार सब पूंजीवाद की तरफ थे। दूसरा, उन्होंने एक दृष्टिकोण लागू किया कि देश में व्यापक पैमाने पर उद्योग धंधों का विकास होना चाहिए, बड़े पैमाने के उद्योग लगने चाहिए, और यह भारत की मूल प्रकृति और भावना के विरुद्ध था। व्यापक पैमाने पर निर्वनीकरण हुआ इस देश में, व्यापक पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई, व्यापक पैमाने पर अन्य सारे प्राकृतिक गतिविधियों को नकारात्मक रूप में प्रभावित किया गया। एक तीसरी बात, जो सभी चीजों को, सभी बातों को समाज केंद्रित बनाने के बजाय सरकार और व्यवस्था केंद्रित बनाने पर उन्होंने बल दिया। आज समाज जो सभी बातों के लिए, सभी चीजों के लिए सरकार पर निर्भर करता है, सरकार की तरफ देखता है, यह तो अमेरिका और यूरोप की स्थिति है। सभी बातों के लिए सरकार पर निर्भर करे। अगर पैदल चलती हुई ये जनता अगर यूरोप में चलती, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नोटिस लेने वाला नहीं होता। आज लोग चिंतित हैं, चिंतित ही नहीं हैं, और सभी लोग फोटो ही नहीं खिंचा रहे हैं, सभी लोग केवल टिप्पणी ही नहीं कर रहे हैं, सभी लोग केवल सरकार को दोष ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप बहुत से लोग कहते हैं कि आप आरएसएस की बात करते हैं। हिंदुस्तान में सैकड़ों स्थानों पर आरएसएस के लोग बिना फोटो खिंचवाए, दूसरे लोग गलती से फोटो खींच के कहीं भेज दें तो बात अलग है, व्यापक पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं। इनको खाने पीने, रहने और इनके दुख सुख, अगर कोई पॉजिटिव है, निगेटिव है, उसकी सारी चिंता कर रहे हैं इस देश में। ऐसे बहुत बड़ी यह भारत में ही हो सकता है। यह आने वाले समय में जो संकट खड़ा होगा, नगरीकरण के सामने, शहरीकरण के सामने, शहरीकरण की गतिविधियों के सामने, उद्योगों की गतिविधियों के संचालित होने के सामने जो संकट, जो समस्या, जो विपदा आएगी, उससे आप कैसे निपटेंगे? उस समय अगर आग्रह करेगा कोई कि हमको बिहार से 10,000 श्रमिक चाहिए, वो 10,000 श्रमिक कैसे जाएंगे? जबरदस्ती भेज देंगे आप? कोई सरकार या व्यवस्था भेज पाएगी उनको? नहीं भेज पाएगी। आज हर व्यक्ति असुरक्षा बोध से जो ग्रसित है, जिसको दूरदृष्टि नहीं है, जो अपने समाज का हितैषी नहीं था, आज वो अपने समाज से जुड़ के रहना चाहता है, आज अपने परिवार से जुड़ के रहना चाहता है। और अगर यह भाव उसको अस्थायी जुड़ाव की तरफ ले जा पाया तो यह समाज के लिए, भारतीयता के लिए शुभ संकेत होगा। हम नहीं चाहते कि हमारा परिवार टूटे, लेकिन लोग क्षणिक आकर्षण में, शहरीकरण के आकर्षण में इस दिशा में जा रहे हैं। यह बहुत विकट प्रश्न खड़ा होने वाला है इस देश के सामने। आज मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई में रहने वाले वे संभ्रांत लोग, तथाकथित बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग, ये समझते हैं कि ये वक्त के मारे लोग हैं, ये तकलीफ और दुर्दशा से परेशान लोग हैं, ये मजबूरी की हालत में वापस आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है। ये सही है कुछ लोग आएंगे, लेकिन सभी नहीं आएंगे। कम से कम आधी से अधिक गतिविधियां तो नकारात्मक रूप में प्रभावित होंगी ही होंगी। इसलिए जब हम विचार करते हैं कि समूचा देश एक है, समूचे देश के लोग एक हैं, समूचे देश में एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने 18 या 19 मार्च के अपने उद्बोधन में स्पष्ट किया था, 1,76,000 करोड़ का पैकेज दिया था कि राज्य सरकार जो लोग जहां हैं, जिस भी राज्य का कोई हो, वहां उसके रहने खाने पीने का इंतजाम करेंगी। अगर उनको सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो ये पैकेज है, इसमें से वो सहयोग प्राप्त करके उनके लिए व्यवस्था करेंगे।
राजनीति करने से व्यवस्था नहीं चलती, समाज नहीं चलता, देश नहीं चलता। अगर हम सत्ता में रहकर ये कहते हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम भोजन का पैकेट बंटवा रहे हैं, हम रोक रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, तो आपके शहर के केंद्र से, चांदनी चौक से, करोल बाग से निकलकर पैदल झुंड का झुंड, समूह का समूह अगर पैदल सड़क पर चल के सीमाओं पर जा रहा है गाजियाबाद, फरीदाबाद की तरफ, तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, आपकी पुलिस व्यवस्था को नहीं दिखाई पड़ रहा। आपने किस व्यक्ति से पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं? आपने किस मकान मालिक से पूछा कि क्यों तुमने निकाला? उनके लिए क्या व्यवस्था आपने दिया? आप मीडिया में, सोशल मीडिया में आके वक्तव्य देते हैं, भाषण देते हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। आप व्यवस्था नहीं कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार बदनाम हो जाए, अमुक सरकार बदनाम हो जाए, अमुक सरकार बदनाम हो जाए। सरकार बदनाम होगी, आपकी राजनीति क्षण भर के लिए चलेगी, लेकिन जनता जब वास्तविकता को समझेगी, ये श्रमिक वर्ग बहकावे में या इनको आप उद्वेलित करके कुछ उल्टी सीधी हरकत गतिविधि कर सकते हैं, लेकिन आप देश और समाज का नुकसान कर रहे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम, आप जो सुन रहे हैं, भारतीयता के लिए, यहाँ की समाज व्यवस्था के लिए, यहाँ सब चीज़ों की स्थिति को जानने के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम इन लोगों में जागरूकता पैदा करें, अपराध बोध इनके अंदर से खत्म करें, इनके अंदर जो असुरक्षा का बोध है उसको खत्म करें। एक चीज समझ लीजिए, असुरक्षा का बोध बहुत सारी समस्याओं की जड़ होता है। असुरक्षा का यदि बोध है व्यक्ति के अंदर, तो बहुत सारी समस्याएं उससे पैदा होती हैं। ये मजदूर जो भाग के आ रहे हैं, आधे से अधिक मजदूर केवल असुरक्षा बोध के कारण आ रहे हैं। आने वाला संकट इन मजदूरों के पलायन, इन मजदूरों के आव्रजन और प्रव्रजन के कारण अनेक प्रकार की विसंगति उत्पन्न करेगा। केंद्र और उपांत के संबंध को खराब करेगा, महानगर और ग्रामीण समीकरण को बिगाड़ेगा, अर्थव्यवस्था को बिगाड़ेगा और एक नए प्रकार के तंत्र का विकास होगा। ग्राम और नगर के बीच एक नए प्रकार के समीकरण का उदय होगा। आपस में एक दूसरे पर निर्भरता घटेगी और वह निर्भरता घटेगी तो दोनों के लिए हितकारी नहीं होगी, अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित होगी। इन सब चीज़ों को बहुत शिद्दत से विचारपूर्वक व्यक्ति मात्र को विचार करना पड़ेगा, समाज को विचार करना पड़ेगा, हमको आपको सोचना विचार करना पड़ेगा। इसके लिए कोई सरकार या व्यवस्था विचार करके बहुत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन समाज और लोग विचार करके बहुत कुछ कर सकता है। गांव में जो हमारे श्रमिक भाई बंधु आ रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, सड़कों पर जो चल रहे हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, इस पर हमको विचार करके कार्य करना पड़ेगा। जो पॉजिटिव है उनके लिए हमको क्या करना है, जो नेगेटिव है उनको हम कैसे बचाएं, जो पॉजिटिव है उनको कैसे ठीक करें, इस विषय की चर्चा, वार्ता, प्रयत्न करके हम सब अगर काम करेंगे तो आने वाला समय हमारा, आपका, इस देश का और समाज का बहुत उज्जवल होगा, भविष्य बहुत उज्जवल होगा। लंबे समय के लिए भारत के लिए कम से कम शहरीकरण और नगरीकरण में यदि गिरावट आती है तो भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। नगरीकरण, बड़े पैमाने के उद्योग, शहरीकरण में यदि गिरावट आती है तो भारत के गांवों के लिए, भारत की कृषि के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के कुटीर उद्योग, मध्यम प्रकार के उद्योग, गृह उद्योग के लिए बहुत शुभ संकेत होगा। और हमारे इस निवेदन को श्रमिक वर्ग की दृष्टि से, गांवों की दृष्टि से आप सब विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और उसके अनुसार व्यवहार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा देश और समाज के लिए। आज अपने इस वीडियो में मैं इतना ही निवेदन करके अपनी बात पूर्ण करता हूं। आप हमारे वीडियो हमारे YouTube चैनल कौस्तुभ नारायण मिश्र पर जाके प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारे वीडियो वहाँ विभिन्न विषयों से संबंधित ज्वलंत और सैद्धांतिक, साहित्यिक, अन्य सारे सामाजिक, राजनीतिक विषयों से संबंधित आपको वहाँ वीडियो प्राप्त होंगे। हम आपसे कल शाम 5 बजे पुनः
ऐसे ही किसी ज्वलंत और विशिष्ट विषय के लिए चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।